हेलो ऑल, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित है, इसके रचयिता कौन थे? आप ऑप्शन है स्वयंभू, स्थूलभद्र, भद्रबाहु या फिर हेमचंद। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है डी ऑप्शन, हेमचंद। हेमचंद द्वारा परिशिष्ट पर्व जो है बुक, ये संस्कृत का महाकाव्य है, 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। जिस हेमचंद सबसे प्राचीन जैन शिक्षकों के इतिहास का वर्णन इस पुस्तक में परिशिष्ट पर्व में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसने भूमि मापने के पैमाने का प्रचलन शुरू किया? ऑप्शन है सिकंदर लोदी, शेरशाह, सिकंदर महान या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, सिकंदर लोदी ने भूमि नापने का पैमाना शुरू किया था। यह पैमाना प्रमाणिक था, जिसे गजे सिकंदरी कहते थे, जो कि 30 इंच का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत मानी जाती है? ऑप्शन है विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार या धान्य कोठार, सभा भवन या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर होगा आपका विशाल अन्नागार या धान्य कोठार। ये मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत मानी जाती है। दूसरे नंबर पर विशाल स्नानागार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा निवासियों द्वारा अपने नगरों से पलायन करने का कौन सा सबसे युक्तिसंगत कारण प्रतीत होता है? विदेशी आक्रमण, जलीय परिवर्तन, जलीय नहीं, ये मिसप्रिंट है, जलवायु परिवर्तन होगा, पारिस्थितिकी परिवर्तन, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो जलीय परिवर्तन या जलवायु परिवर्तन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण माना जा रहा है हड़प्पा निवासियों के द्वारा अपने नगरों से पलायन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट है, ये क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा लिखे संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा था? तो चिंतामणि भट्ट द्वारा जो संस्कृत का ग्रंथ था शुक सप्तति, शुक सप्तति मतलब क्या है? इसमें तोते की 70 कहानियाँ हैं और इसका तूतीनामा नाम से फारसी में किसने अनुवाद किया था? तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। आप लोगों ने ऑप्शन पढ़ ही लिया होगा अब तक। ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी थे, इन्होंने तूतीनामा नाम से इसका शुक सप्तति का अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर आयोजित हुआ था? ऑप्शन है मद्रास, बम्बई, कलकत्ता या फिर लखनऊ। इसका सही आंसर क्या होगा? स्वदेशी आंदोलन के बारे में नहीं, यहाँ पे स्वराज आंदोलन के बारे में दिया हुआ है। तो 1906 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये कलकत्ता में हुआ था। सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वराज वाला, कि स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था। तो किस में हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, इसके बारे में देखते हैं। 1906 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन में नरम और गरम दल जो था उसमें मतभेद उत्पन्न हो जाता है। उसमें होता क्या है कि गरम दल वाले बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरम दल वाले इसका विरोध कर रहे थे। इस स्थिति में क्या होता है कि जो नरम दल वाले थे उन्होंने दादा भाई नौरोजी, जो कि इस समय इंग्लैंड में थे, उनको वापस बुला करके कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बना लिया और इनके योग्य नेतृत्व के कारण कांग्रेस में जो फूट होने वाली थी उसको बचा लिया गया। लेकिन मतभेद यहाँ पर समाप्त नहीं होते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप सूरत का नेक्स्ट अधिवेशन जो होता है 1907 ईस्वी में, उसमें कांग्रेस 2 दलों में विभाजित हो जाती है, एक नरम दल और एक गरम दल। लेकिन इस अधिवेशन का क्या परिणाम रहा, जो कि दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में था? तो इसको अगर जो हम लोग देखते हैं, ये 4 प्रस्तावों को पारित करवाने में सफल रहे उग्रवादी दल या गरम दल के लोग। कौन कौन था? पहला था स्वराज प्राप्ति,
दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाना, स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहन देना और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना। दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता के अधिवेशन में ही सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। ये क्वेश्चन भी बनता है आपका एक पॉइंट कि दादा भाई नौरोजी ने किसने कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी, तो वो दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन भी भारत का एक बहुत ही सफल आंदोलन रहा है। इसके बारे में देख लेते हैं। ये किसके लिए शुरू किया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध में, या जलियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध में, या फिर भारतीय माल के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों की आर्थिक दशा में सुधार करने की दृष्टि से, या फिर भारत में एक जिम्मेदार सरकार न बना पाने के सपने के कारण ब्रिटिश सरकार की असफलता का एक कारण रहा है। तो स्वदेशी आंदोलन शुरू किस लिए किया गया था? वो ए ऑप्शन सही होता है, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था। गांधी जी के आगमन से पहले यह सबसे पहला सफल आंदोलन रहा है। इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटेन के बने हुए सामान का बहिष्कार किया गया था और उन लोगों का भी बहिष्कार किया जाता था सामाजिक रूप से जो कि ब्रिटेन में बने हुए सामान को बेचते थे। इसका कारण क्या था स्वदेशी आंदोलन शुरू होने का? तो कारण में हम देखते हैं कि 19 जुलाई 1905 में कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और इसका परिणाम क्या हुआ कि 7 अगस्त, एक महीने के बाद 7 अगस्त 1905 में ही कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन, इसके साथ साथ बहिष्कार प्रस्ताव को भी पास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसी वासियों ने, डेनमार्क वासियों ने या फिर अंग्रेजों ने? तो इसका ए ऑप्शन पुर्तगालियों ने सही होगा। नीनो डी कुन्हा उस समय फ्रांसीसी गवर्नर थे, पुर्तगाली थे गवर्नर। उन्होंने हुगली में बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बना लिया था। ये किसके शासनकाल में हुआ था? ये आपके शाहजहां के शासनकाल का टाइम का बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी, अबुल कलाम आज़ाद या फिर सर सैयद अहमद खान। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी सही है, बदरुद्दीन तैयब जी इसका सही ऑप्शन होगा। ये कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था 1887 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मद्रास में। ये 3 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि तीसरे कांग्रेस अधिवेशन में जो कि मद्रास में हुआ था 1887 ईस्वी में, उसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए थे। अब थोड़ा सा हम लोग कांग्रेस के बारे में भी जान लें। कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा 28 दिसंबर 1885 में हुई थी बम्बई में। कहाँ पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। ये RO और अगर जो आप लोग UP-PCS या UP-SSC में दे रहे हो तो इम्पॉर्टेंट है कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में ए.ओ. ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसमें सदस्य कितने थे? क्वेश्चन आता है आपका। तो ये कुल 72 प्रतिनिधि थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना में भाग लिया था। पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिर WC बनर्जी नाम से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो जैसा कि आप लोग अभी अभी पढ़े हैं, इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो बी ऑप्शन स्वदेशी आंदोलन जो था ये महात्मा गांधी के भारत आगमन से, जैसा कि आप लोग को पता होगा, महात्मा गांधी ने अपना 27 वर्ष या 24 वर्ष तक अफ्रीका में रहे हैं और वहाँ पे आंदोलन को चलाया था। तो वहाँ से अभी वो वापस नहीं आए थे, तभी स्वदेशी आंदोलन शुरुआत हुआ था। कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 में। जबकि भारत में गांधी जी का आगमन कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। और प्रथम सत्याग्रह इन्होंने कहाँ किया था? चंपारण में 1917 में। और दूसरा खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, जो कि एक किसान आंदोलन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ किस जन आंदोलन की शुरुआत हुई?
तो आप लोग अगर जो ये पता होगा कि दांडी मार्च उन्होंने क्यों किया था। दांडी मार्च में उन्होंने नमक बना करके दांडी नामक स्थान से एक अवज्ञा आंदोलन, मतलब सरकार की बात को न मानना शुरू किया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सही होता है। इसमें सरकार क्या कर रही थी, दांडी यात्रा, नीचे थोड़ा सा डिटेल मैंने यहाँ पे नोट किया है। दांडी यात्रा अथवा नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। 6 अप्रैल को ये दांडी पहुंचे थे, जहां पर नमक बना करके ब्रिटिश कानून को तोड़ा था। ब्रिटिश कानून क्या था कि आबकारी विभाग के द्वारा नमक के उत्पादन पर कर लगाया गया था, मतलब कोई भी भारतीय उस पर नमक उत्पादन नहीं कर सकता था, जबकि नमक जो है दैनिक उपभोग की वस्तु थी। इसी के लिए इतना बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के जैसा संगठन जिसका कोई जनाधार नहीं है और जो केवल एक छोटे से वर्ग विशेष को प्रतिनिधित्व करता है, उसे राष्ट्रीय स्तर का संगठन नहीं कहा जा सकता है। ये किसका कथन है? आपके ऑप्शन है अर्णव गोपाल मित्रा, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक ये दोनों लोग कांग्रेस के ही रहे हैं सदस्य। इसमें अरविंद घोष, बी ऑप्शन सही होता है। अरविंद घोष ने कहा था कि कांग्रेस जैसा कोई संगठन जिसका कोई जनाधार नहीं हो, केवल छोटे से वर्ग विशेष यानी कि मध्यम और उच्च वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करता है, इसे राष्ट्रीय स्तर का संगठन नहीं कहा जा सकता है। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पे पहला अंग्रेज कौन था। अक्सर देखा जाता है कि पहला जरूर पूछता है, जैसे कि कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा है अंग्रेज, या फिर कांग्रेस में पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, या कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, पहले अध्यक्ष कौन थे, और इस तरीके से। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है जॉर्ज यूले, डफरिन, डब्ल्यू वेडरबर्न या उपरोक्त में से कोई नहीं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही होता है जॉर्ज यूले, जो कि एक अंग्रेज़ थे। उन्होंने इसमें 1888 ईस्वी में इलाहाबाद के अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कहाँ की अध्यक्षता की थी, ये सब बातें भी आप लोग, जैसे एक क्वेश्चन अगर दे रहा है तो उसके बारे में डिटेल आप लोग जानिए। कब हुआ था? 1888 ईस्वी में। कहाँ हुआ था यह अधिवेशन? इलाहाबाद में। पहले अगर जो अंग्रेज अध्यक्ष थे, पहला मुस्लिम अध्यक्ष पूछता है, अभी पूछा है मैंने बताया है, बदरुद्दीन तैयबजी। कहाँ हुआ था? तो ये मद्रास में हुआ था 1887 ईस्वी में। कौन सा अधिवेशन था? तो तीसरा अधिवेशन था। जॉर्ज यूले चौथे अधिवेशन में भाग लिए थे। इसके साथ साथ ये भी पूछता है कि पहली बार महिलाओं ने कब भाग लिया था? तो ये 1889 ईस्वी में, 89 में। ये 88 में हुआ था जिसमें अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। 89 में, 89 में मद्रास अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। और यहाँ पे कादम्बिनी गांगुली जो थी, जो कि भारत की पहली डॉक्टर और भारत की पहली महिला स्नातक भी हैं, उन्होंने पहली बार इसमें भाषण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किससे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वुड डिस्पैच, सैडलर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 या रिले आयोग? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको मैग्ना कार्टा, इसके बारे में देख लेते हैं। सर चार्ल्स वुड ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी को ये सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में जो पढ़ाई होनी चाहिए वो अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए, और जबकि उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसे वुड्स का डिस्पैच कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।